व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? वी आर रिवाइजिंग यूनिट नंबर 1. एक 5 मिनट में देन वी विल स्टार्ट यूनिट 2. क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नकुल? एनीबडी एल्स? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. और क्या देखा हमने उसमें? क्या गुड्स का डेफिनेशन देखा? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, स्पेसिफिकली गुड्स में डील करता है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहो तो तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा. सो गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक चीज जो कि क्या है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इसे बोला जाएगा गुड्स बोला जाएगा. बट कुछ चीजें ऐसी है जिसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील, उसे क्या बोला जाएगा? इंटेंजिबल गुड्स बोला जाएगा. दैट विल बी गुडविल है, फिर आपका रॉयल्टी है, पेटेंट है, शेयर मार्क है. शेयर एक्चुअली, शेयर्स प्रीवियसली क्या होता था कि मैनुअल फॉर्म में होते थे, आजकल डीमैट फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं कि शेयर्स है. सो इसे भी क्या गुड्स बोलेंगे. इवन इलेक्ट्रिसिटी है आपका, गैस है, this is also goods, this is also considered as goods because movable from one place to another place. फिर हमने गुड्स के टाइप्स देखे थे. एक था एग्जिस्टिंग, एक था फ्यूचर, एक था कॉन्टिंजेंट. एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट गुड्स. क्या एग्जिस्टिंग गुड्स के कुछ सब टाइप थे? कौन से? एसेटेन गुड्स, अनएसेटेन गुड्स एंड specific goods. Ascertain, unascertain, specific. Tell me what is ascertain goods? Goods which are measured, which are measurable, which are measured. हमने उसको मेजर करके साइड में रखवाया, दैट इज नथिंग बट ascertain. और unascertain मतलब बचे हुए जो हमने मेजर नहीं किए. एंड व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स? which are identified, which are ready to sell we can say, and which are identified and agreed upon. हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, ये वाला चिप्स का पैकेट दे दो, तो वो क्या हो गए? स्पेसिफिक गुड्स हो गए. ये वाला ब्रांड का मोबाइल फोन दे दो, ये वाला लैपटॉप दे दो, तो ये क्या हो गए? स्पेसिफिक गुड्स हो गए. ओके. और क्या चीजें देखी थी हमने? एग्जैक्टली. सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आइदर सेल, सेल मतलब क्या? आप पैसे देकर कोई चीज खरीदते हो, मतलब बाय कर लिया, सामने वाले ने सेल कर लिया, या फिर आपने कोई चीज खरीदने के लिए प्रॉमिस किया. इन फ्यूचर यू हैव एग्रीड टू परचेज द गुड्स, कि हम क्या करने वाले हैं सर, हमारा बुक करके रख दो, हमारे नाम पे गुड्स बुक करके रख दो, हम 2-3 दिन बाद आके क्या करेंगे, गुड्स का डिलीवरी ले जाएंगे. सो वो क्या हो गया? एग्रीमेंट टू सेल हो गया. एग्रीमेंट टू सेल मतलब इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बाय द गुड्स, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बाय द गुड्स. क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ? यस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल. जो इमीडिएटली सेल होता है वो भी, प्लस एग्रीमेंट टू सेल मतलब जो फ्यूचर में गुड्स का ट्रांसफर होने वाला है, फ्यूचर में गुड्स का डिलीवरी होने वाला है, वो भी क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा. और क्या देखा था हमने? हायर परचेस देखा था. क्या होता है हायर परचेस? नहीं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर क्या का मतलब होता है? ये सेल नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर सेल से अलग है. क्यों? क्योंकि मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, सामने वाला बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. जैसे हमने सामने वाले को टेबल, स्क्रू, हैमर सब दे दिया और उससे फर्नीचर बनवा के लिया, स्टडी टेबल बनवा के लिया, तो ये केस में वो क्या बन जाएगा? वर्क एंड लेबर. किसी को हमने गोल्ड स्मिथ को गोल्ड प्रोवाइड किया और उससे सोने की अंगूठी बनवा के ली, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. व्हाट इज हायर परचेस? हायर परचेस बोलो. यस, करेक्ट करेक्ट. एक पर्सन है मतलब हायरर है. हायरर क्या कर रहा है? किसी से गुड्स परचेस कर रहा है फॉर द टाइम बिंग. क्या अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नहीं. जो गुड्स को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसे
हायररी बोला जाएगा, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है उसे हायरर बोला जाएगा। सो जो हायरर है क्या करता है, जो भी डिसाइडेड है इंस्टॉलमेंट पे करता है, ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल दैट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्या गुड्स का टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगा? यस, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इन बिटवीन क्या हायरर अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेस कैंसिल कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। खरीदना नहीं है तो वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो सामने वाले आके गुड्स को लेकर चले जाएंगे। दैट इज व्हाट हायर परचेस इज। हमने बेलमेंट और प्लेज देखा। बेलमेंट मतलब क्या, गुड्स का डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम क्या करते, गुड्स देते। कुछ पर्पस होगा इसके लिए। क्या पर्पस पूरा होने के बाद वो व्यक्ति गुड्स वापस दे देगा? वापस दे देगा कि खुद ही रख लेगा? वापस देगा। बेली विल रिटर्न बैक द गुड्स। बेली विल रिटर्न बैक द गुड्स, ये हमने देखा। प्लेज क्या होता है? क्या प्लेज एक टाइप का बेलमेंट है? प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट जहां पे हम गुड्स तो एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। वो जो गुड्स है दैट इज केप्ट एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि भरोसा नहीं है सामने वाला पैसा देगा नहीं देगा। सो दैट इज केप्ट एज अ सिक्योरिटी। और अब जैसे ही सामने वाले ने, प्लेजर ने पैसा दिया, क्या गुड्स रिडीम हो गया? वो वापस पैसा देके गुड्स को रिडीम करवा के लेके जा सकता है, नो प्रॉब्लम। प्लेज में और कोलैटरल में डिफरेंस क्या है? प्लेज में जो सिक्योरिटी दी जाती है उसे कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी इज सेम। कोलैटरल सिक्योरिटी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है आपका डेट का, उसके साथ दिया हुआ सिक्योरिटी, दैट इज कोलैटरल। कोलैटरल मतलब टुगेदर विथ, इसके लिए। अभी नेक्स्ट यूनिट है कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन, ये वर्ड सुना है? क्या होता है कंडीशन? अच्छा, कंडीशन में मे भी कंफ्यूजन होगा। वारंटी ये वर्ड सुना है क्या? वारंटी, आप कोई जैसे फोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, रेफ्रिजरेटर लेते हो, एसी लेते हो, कोई भी गुड्स खरीदते हो तो क्या उस पे वारंटी आता है? वारंटी आता है। वारंटी के अंदर अगर वो चीज हो तो क्या आपको रिप्लेस करके मिलती है? हाँ। क्या आपको रिपेयर करके मिलती है? हाँ। कंडीशन मतलब ऐसे ही होना चाहिए कंडीशन। ये गुड्स ऐसे ही होना चाहिए। जैसे जैसे अगर मैं फोन बाय करने जाऊं तो देर इज ऑलवेज अ कंडीशन कि आईफोन, आई वांट आईफोन ओनली। तो मैं शॉप पे चली गई फोन बाय करने और उनको बोला कि लेटेस्ट सर, लेटेस्ट आईफोन दिखाओ। तो उन्होंने बोला सॉरी मैम, हम अपने पास आईफोन तो नहीं है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के फोन है, सैमसंग है, बाकी बेस्ट क्वालिटी के फोन है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को आईफोन ही खरीदना है। तो मेरा कंडीशन क्या है कि आई वॉन्ट टू बाय एन आईफोन, दैट इज माई कंडीशन। अगर मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगी? और अदरवाइज आई विल नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और आई विल रेप्यूडिएट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कंडीशन मतलब कोई ऐसी चीज दैट इज मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, वी हैव मतलब अग्रीव पार्टी हैव राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीव पार्टी के पास क्या होता है? राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, रेप्यूडिएट करे। रेप्यूडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे। जैसे कि आपको कोट खरीदना है, ब्लेजर खरीदना है, आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे ब्लैक ब्लेजर ही खरीदना है। आप चले गए शॉप पे, शॉप पे चले गए, वहां पे हर कलर का ब्लेजर दिख रहा है आपको एक्सेप्ट ब्लैक कलर। क्या आप खरीदोगे? ऑफ कोर्स नॉट, यू विल नॉट बाय ब्लेजर। दैट मीन्स यू विल नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो डेफिनेटली अग्रीव्ड पार्टी और एनी पार्टी विल हैव राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर देगी। क्यों? कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, क्या करे कॉन्ट्रैक्ट को रख के। और एक चीज, जैसे आपने घर पे फ्रिज मंगवाया, वो फ्रिज का कलर आपको चाहिए था ग्रे, ग्रे चाहिए था, आपने पहले ही उसको स्पेसिफिकली बता दिया कि सर ग्रे फ्रिज भिजवा देना, आप देख के आ गए, बुक करके आ गए, घर पे डिलीवरी आ गया फ्रिज का, और जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करते हो आपको पता चलता है ये तो ब्लैक कलर है। क्या आप वो फ्रिज का वापस दे सकते हो?
दैट मीन्स आप बोल सकते हो शॉपकीपर को कि नहीं सर, हमने तो कौन सा कलर बोला था, ग्रे बोला था, दैट वाज आवर कंडीशन, ग्रे कलर होगा तो ही हम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, अदरवाइज हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे. सो कंडीशन का मतलब होता है इट इज कूलर, कंडीशन इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे हमारा मेन कारण है, दैट इज व्हाट कंडीशन इज. एंड इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, तो क्या अग्रीव पार्टी मतलब जो पार्टी के साथ गलत हुआ है, जो पार्टी के कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. यस, इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन डेफिनेटली अग्रीव पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अभी दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ सेम फ्रिज का. फ्रिज तो आ गया, लेकिन फ्रिज के अंदर वारंटी है, जैसे फ्रिज के अंदर का जो कूलिंग है उसके लिए वारंटी है, फ्रिज के अंदर का जो सारा प्लास्टिक का मटेरियल होता है, आइस बॉक्स वगैरह होता है, उसके लिए वारंटी है. बोले 2 साल के अंदर ये अगर चीजें खराब हो गई तो हम क्या करवा के देंगे, रिप्लेस करवा के देंगे, रिपेयर करवा के देंगे, जो भी है. और ये क्या है, वारंटी के अंदर कवर होता है. दैट इज नॉट कंडीशन, दैट इज कोलैटरल टू द कंडीशन, दैट इज नॉट मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये मेन पर्पज के साथ कोलैटरली आता है. तो अगर इनकेस आपने फ्रिज मंगवाया और कुछ 8-15 दिन बाद कूलिंग कम देने लगा, या उसका अंदर का लाइट का जो बल्ब होता है वो खराब हो गया, तो क्या आपको पूरा की पूरा फ्रिज, क्या आपके पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, जाओ अभी हमको नहीं खरीदने का फ्रिज, हमारे पैसे वापस दो. यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, बिकॉज दैट हैज बीन कवर्ड अंडर वारंटी. क्या आपको रिप्लेसमेंट मिल सकता है, रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिपेयर करके मिलेगा, बट क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे. सो अगर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, विच इज मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, if condition is not fulfilled, that will be main purpose, definitely party can repudiate the contract, no problem. But if वारंटी अगर फुलफिल नहीं होती है तो पार्टी कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. क्या कर सकती है, देन पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस. आपने तो बोला था अच्छा चलेगा 1.5-2 साल, 1 साल में ही खराब हो गया गुड्स, हमें रिप्लेस करके चाहिए, तो अपने लिए जो रिप्लेसमेंट है सामने वाले के लिए डैमेज है, एज गुड एज डैमेज है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ रहा है. ये देखो, कंडीशन इज स्टिपुलेशन इसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कोई कंडीशन मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दैट विल बी कंसिडर एज कंडीशन. कंडीशन के केस में क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर पाएंगे, वी कैन रिप्यूडिएट मतलब वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज क्लेम द डैमेजेस. जैसे फ्रिज ग्रे मंगवाया था, ब्लैक आ गया, हम बोल सकते हैं हमको फ्रिज तो खरीदना है ही नहीं, ऊपर से हमको 10% डैमेज चाहिए, हमारा इतना टाइम खराब किया. अगर आपके पास नहीं था वो कलर तो पहले ही बोल देते, ऐसा कोई कस्टमर होता होगा तो बोल सकता है. तो क्या कोई कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मतलब रिप्यूडिएट करके डैमेजेस को भी क्लेम कर सकता है? यस, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. व्हाट इफ ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ, तो ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में कैंसिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. अपने को क्या होगा, डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे, डैमेजेस पूरा क्लेम करके मिलेगा. एक और सिचुएशन देती हूँ, ग्रे फ्रिज चाहिए था, उन्होंने ब्लैक भेजा और जैसे ही हमने अनबॉक्स किया कलर तो अलग है. व्हाट इफ कस्टमर को वो ब्लैक कलर अच्छा लग गया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ब्लैक कलर भी अच्छा ही लग रहा है. सो देन सी, माय कंडीशन वाज आई वांट ग्रे कलर्ड फ्रिज, मैंने उस हिसाब से ऑर्डर दिया. अभी मेरे घर पे डिलीवरी आया किसका, ब्लैक कलर का. क्या मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कैंसिल कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को? हाँ, क्योंकि दैट वाज माय कंडीशन. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पीछे मेरा कंडीशन था कि बाबा मेरे को वो कलर का फ्रिज चाहिए. बट दूसरे कलर का फ्रिज आने के बाद भी आई वाज हैप्पी बिकॉज आई लाइक द कलर. देन व्हाट टू डू, आई वांट टू एक्सेप्ट द गुड्स. कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि आई हैव ट्रीटेड ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी? मेरी कंडीशन ब्रीच हो गई, बट आई हैड ऑप्शन टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने उनको फोन करके बोला, सर देखो मैंने तो क्या बोला था, ग्रे कलर चाहिए, आपने भिजवा दिया ब्लैक कलर. बट ठीक है, मैं चाहती तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती थी,
बट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो उसमें, क्योंकि आपके साइड से गलती हुई है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना मतलब क्या, अल्टीमेटली मैं उनसे डैमेजेस क्लेम कर रही हूँ। आई एम क्लेमिंग द डैमेजेस। एंड इन विच केस वी क्लेम द डैमेजेस? जब वारंटी क्या होती है, ब्रीच होती है। ब्रीच होना मतलब टूट जाना, खत्म होना। वारंटी ब्रीच होने के बाद हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। सो मैं चाहूं या कोई अग्रीव पार्टी अभी नकुल के लिए बता देती हूँ। अग्रीव पार्टी का मतलब होता है दुखी आत्मा। कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा पर्सन या ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके साथ क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, गलत हुआ है। सो गलत कलर भिजवाना मतलब क्या, कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है, हाँ, इसके लिए उसे अग्रीव पार्टी बोला जाएगा। सो अगर अग्रीव्ड पार्टी चाहो तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकती है? डेफिनेटली इफ अग्रीव पार्टी wants to treat breach of condition as breach of warranty, aggrieved party can. But tell me, breach of warranty, can it be treated as breach of condition? Of course not. क्योंकि अगर वारंटी ब्रीच होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एनीवे कैंसिल कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो वारंटी ब्रीच होने के बाद हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके गुड्स वापस ले जाओ, हमें हमारा पैसा दो। आइदर वी विल call for replacement or repair or whatever the case. Breach of condition may be treated as breach of warranty, but breach of warranty can never be treated as breach of condition. समझा क्या? क्या होता है कंडीशन और वारंटी? कंडीशन इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये है तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, दैट इज कंडीशन। बट वारंटी इज कोलैटरल टू द मेन पर्पज, मेन पर्पज नहीं है, मेन पर्पज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें आती है, दैट इज नथिंग बट वारंटी। जैसे आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो उसमें ऑलरेडी इसमें 2 साल का 3 साल का इंश्योरेंस कवर होता है, ऑलरेडी कवर होता है, फिर अपने को 3 साल बाद उसको रिन्यू करवाना होता है, दैट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पज एंड नॉट द मेन पर्पज। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाड़ी का ब्रांड खरीदना है, जैसे आपको ओला खरीदनी है, कोई ई बाइक या कोई कुछ भी गाड़ी खरीदना है, सो क्या विल यू कॉम्प्रोमाइज अगर उसके जगह दूसरी कोई गाड़ी आ जाए तो? नहीं, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली वही गाड़ी खरीदना है, आपको पर्टिकुलरली वही फोन खरीदना है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मतलब आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। देर आर सर्टन केसेस वेयर कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। क्या हो सकता है? एक तो मैंने बता दिया, एज अ कस्टमर ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, कस्टमर खुद ही बहुत एडजस्टिव है, कोई बात नहीं, ग्रे फ्रिज मंगवाया था, ब्लैक आ गया, हम ब्लैक भी रख लेंगे। कस्टमर ने ऐसा बोला, मतलब क्या कस्टमर ने खुद ही ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया? हाँ, कस्टमर ने वेव कर दिया। वेव करना मतलब क्या होता है? माफ करना, छोड़ देना, परफॉर्मेंस को वेव किया। व्हेन बायर हैज वेव्ड द परफॉर्मेंस, देन कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा सिनेरियो मैंने बोला था कि बायर बहुत स्मार्ट है, बायर को गुड्स पसंद तो आ गए हैं बट उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। बोले सेलर को फोन करके बोल रहा है, सर आपने रॉन्ग गुड्स भेजे तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, या मतलब कुछ डैमेजेस आपकी तरफ से चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बायर ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट तो कर लिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी तो मान लिया, बट क्या किया, कुछ डैमेजेस का अमाउंट क्लेम किया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस, बायर ने पूरा परफॉर्मेंस वेव कर दिया, कोई बात नहीं बोला, डैमेजेस भी क्लेम करने से मना किया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बायर ने क्या किया, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया बट देन ही हैज क्लेम द डैमेजेस, हमें थोड़े डैमेजेस चाहिए, तब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेंगे। और एक सिचुएशन है जहां पे हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल। नॉन सीवरेबल मतलब अलग नहीं हो सकेगा, जो कि हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने केक मंगवाया, ठीक है, आपने केक मंगवाया, बेल्जियम चॉकलेट केक मंगवाया, तो एक केक आ गया आपके पास, ऊपर से चॉकलेट का, अभी बेल्जियम चॉकलेट जो होता है, बेल्जियम जो भी, बेल्जियम चॉकलेट जो होता है पूरा पूरा डार्क ब्राउन होता है ना, पूरा चॉकलेट होता है इनसाइड, ऐसा उसको कोई व्हाइट क्रीम वगैरह का कोटिंग नहीं होता है।
तो आपने बोला बेल्जियम चॉकलेट करना है, ऑर्डर कर दिया ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर आपके पास आया, बाहर से तो पूरा चॉकलेट का कोटिंग दिख रहा है, बट अंदर से जो ब्लैक फॉरेस्ट होता है अपना, ब्लैक फॉरेस्ट का जो व्हाइट क्रीम, जो वो रिच क्रीम होता है, उसका अंदर कोटिंग है। आपने क्या किया, केक को, केक का एक दो टुकड़ा कट किया एंड देन यू एट द पीस। केक खाया आपने और फिर आपको पता चला कि अरे ये तो जो अपन ने ऑर्डर किया है वो तो है ही नहीं, जो ऑर्डर किया वो है ही नहीं, ये तो दूसरा ही कुछ है। बट क्या आपने केक खा लिया था? यस। ये जो केक का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इसके लिए बिकॉज दैट इज नॉन सिवरेबल। नॉन सिवरेबल मतलब अलग नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा केक खा लिया, बचा हुआ पूरा वापस देंगे क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वी डू वी हैव ऑप्शन टू रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट? भले ही हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, बट क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर पाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर पाएंगे। ये जगह पे क्या मिलेगा अपने को? डैमेजेस मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिल सकता है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे केक मिल सकता है। दैट इज नथिंग बट द डैमेजेस। सो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ वारंटी। एक तो बायर खुद ही वेव कर दे, दूसरा बायर खुद वेव करके डैमेजेस क्लेम करे, तीसरा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, नॉन सेवरेबल। नॉन सेवरेबल मतलब आप इसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। सेम इमेजिन करो, आपने चॉकलेट पेस्ट्रीज मंगाए, चॉकलेट पेस्ट्री आपने 5 मंगाए, 5 में से ऊपर से चॉकलेट का कोटिंग था, अंदर से कुछ और ही था, अंदर से स्ट्रॉबेरी था। तो आपने एक पेस्ट्री खा ली, एक पेस्ट्री खाने के बाद आपको पता चला अरे ये तो कुछ अलग ही है, अपन ने जो ऑर्डर किया था वो है नहीं। कैन यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? you can repudiate the contract definitely. आप क्या, because your condition is not fulfilled, that too you wanted chocolate pastry, that was your condition. So हमने एक पेस्ट्री जो खा ली, वो छोड़ के बची चारों पेस्ट्रीज को वापस कर सकते हैं। गुड्स को वापस कर देना मतलब जब हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना, दैट इज नथिंग बट रिप्यूडिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिप्यूडिएटिंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो बट ये क्या था, सीवरेबल था, हम इसको डिवाइड कर पाते थे। बट केक के केस में क्या ये सीवरेबल है? इट इज नॉट सीवरेबल। केक को हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सो वी विल हैव टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। या फिर व्हेन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ, कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गया, उसके वजह से हमें ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानना पड़ा? ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन आ गया या हम उसमें डील नहीं कर पाए, तो वो कंडीशन ब्रीच हो गई, बट हमें क्या मानना पड़ेगा? वारंटी मानना पड़ेगा और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कौन से केसेस है जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी? वॉलेंट्री वेवर, वेव करना मतलब माफ करना। बायर खुद वॉलेंट्रीली, खुद की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को वेव कर दे तब, या फिर बायर ऐसा सोचे कि मैं क्या करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर रहा हूं, बट क्या कर रहा हूं, डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं। सो बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ही इज जस्ट क्लेमिंग द डैमेजेस एंड नॉट रिप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गई वॉलेंट्री चीजें। कुछ कंपलसरी चीजें हैं, जैसे व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो टाइम पे आपको कंडीशन ब्रीच भी हुई, तो ऐसा कर मानना पड़ेगा कि क्या ब्रीच हुआ है, वारंटी ब्रीच हुआ है। यू विल गेट द डैमेजेस, नो डाउट विद दैट। या फिर अगर कोई, इफ एनी कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय द लॉ, एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ, लॉ की तरफ से अगर कोई बैन आ जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए ड्यू टू चेंज इन लॉ, बैन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, या वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, तो ये सारे केसेस में क्या हो जाएगा, आपको कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मानना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या एक्सप्रेस हो सकता है? यस, एक्सप्रेस होने में डाउट ही नहीं है। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, सर मुझे आपका जो भी साइज है वो बोला, सर ये साइज का ब्लैक कलर का ब्लेजर चाहिए, क्या आपकी कंडीशन है आपकी साइज चाहिए, ब्लेजर का कलर ब्लैक चाहिए? ओनली इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन ओनली यू विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब क्या, आइदर आपने बोल के आपकी कंडीशन एक्सप्रेस की है या फिर लिख के रिटर्न कंडीशन एक्सप्रेस की है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी
oral or can be written. That means it can be expressed anyways. But यहाँ पे ऐसा बोला है कि कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो इम्प्लाइड होते हैं. इम्प्लाइड हो सकता है क्या ऐसा? इम्प्लाइड मतलब दैट इज बाय एक्शंस. यहाँ पे इम्प्लाइड का मतलब ऐसा है कि दैट हैज बीन प्रिज्यूम्ड बाय लॉ. ऐसा होना चाहिए. जैसे नीचे जूस का स्टॉल रहता है, था पार्किंग में, अभी बंद हो गया. सो वो जो जूस का स्टॉल है, तुम लोग अलग अलग टाइप के जूस पीते होंगे. कोई ऑरेंज जूस, कोई ग्वावा जूस, कोई पोमोग्रेनेट. सो हमने अगर उसको ऑर्डर किया, सर पोमोग्रेनेट जूस देना, और उसने ऑरेंज जूस दिया, क्या हम मना कर सकते हैं? यस कि नो? पी लेंगे क्या? मना करेंगे. ओके, क्यों मना करेंगे? Because that is breach. I want one line answer. Because that is breach of condition. Condition is not fulfilled. We can repudiate contract. चाहो तो पी सकते हैं क्या? जैसे उसने मस्त पैकी ऑरेंज का जूस दिया, अपना मन हो गया, चलो ठीक है ऑरेंज जूस पी लेंगे, कोई बात नहीं. कैन वी वेव द परफॉर्मेंस? डेफिनेटली वी कैन वेव. बोल सकते हैं चलो कोई बात नहीं, दे दो. या फिर हम डैमेजेस क्लेम करके जूस पी सकते हैं. बोला पोमोग्रेनेट का जूस था, दिया मौसम्बी का है, अभी इसमें पैसा कम करो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, बोल सकते हैं. दैट मीन्स नथिंग बट वी आर क्लेमिंग द डैमेजेस. ओके, ये एक्सप्रेस चीजें हुई है, ये एक्सप्रेस चीजें हुई है बिकॉज दीज आर एक्सप्रेस कंडीशंस. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर इम्प्लाइड. इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब होता है व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ. बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. जैसे जूस मंगवाया आपने, अगर मैंने कोई जूस मंगवाया, मेरे अकॉर्डिंग उसने जूस दे दिया, तो इट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट, इट इज इम्प्लाइड दैट, प्रिज्यूम दैट कि वो जूस में कीड़े नहीं होनी चाहिए या उसमें आलिया नहीं होनी चाहिए. वो जूस एडिबल या अच्छा होना चाहिए. वो जूस एडिबल या अच्छा होना चाहिए, ये मुझे बोलने की जरूरत है क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. या वो जो फ्रूट्स है उसने सड़े हुए फ्रूट्स यूज नहीं करने चाहिए. दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट इट शुड फिट फॉर यूज, दैट शुड बी होलसम. तो ये कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, इसे बोला जाता है इम्प्लाइड कंडीशंस. या जो वो ब्लेजर लेने गए थे, क्या ये चीज इम्प्लाइड है? ब्लैक ब्लेजर मांगा, ये तो एक्सप्रेस है. आपका साइज बोला, ये तो एक्सप्रेस है. बट क्या ये इम्प्लाइड है कि वो फटा हुआ ब्लेजर ना दे? ये बोलने की जरूरत है क्या, सर बिना फटा हुआ ब्लेजर दो? नहीं. ऑफकोर्स अगर आपने कोई चीज मांगी है तो उसने अच्छी मतलब गुड क्वालिटी जो फिट टू यूज है वही देनी चाहिए. सो देर आर सम इम्प्लाइड कंडीशंस आर ऑल्सो देर अबाउट क्वालिटी, अबाउट होलसमनेस. दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाइड का मतलब यहाँ होता है, वैसे इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शंस, बट इम्प्लाइड का मतलब ऐसा है कि दैट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम बाय लॉ. ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, दैट इज प्रिज्यूम्ड. इसके लिए अलग से हमें बोलने की जरूरत नहीं है या एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. आप कभी करते हो क्या ऐसा एक्सप्रेस, बिना फटे हुए कपड़े दो? नहीं, आपको जो चाहिए आप एक्सप्रेस करोगे, कलर, साइज, वॉट. हाँ, अभी आजकल तुम लोग ऐसा बोलोगे फटे हुए कपड़े दो, रिप जीन्स, पर रिप जीन्स मत दो बोलोगे. अच्छा, बट ये भी तो एक कंडीशन ही है ना. सी रिप जीन्स ऑल्सो कंडीशन, आई वॉन्ट रिप जीन्स. सो अगर उसके पास नॉर्मल जीन्स होगी तो विल यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? यस, यू हैव राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो चलो एक एक करके हम इम्प्लाइड कंडीशंस देखेंगे. इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब ऐसे कंडीशन जो कि मुझे बोलने की जरूरत है कि अलग से जूस दो, पर कौन सा जूस अच्छा होना चाहिए, जिसमें उसने अच्छे फ्रेश क्वालिटी के फ्रूट्स यूज करने चाहिए, सड़े हुए फ्रूट्स यूज नहीं करने चाहिए, उसमें बास नहीं आनी चाहिए, होलसम होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए. दिस इज इम्प्लाइड. एक है कंडीशन एज टू टाइटल. टाइटल का मतलब यहाँ होता है, टाइटल का मतलब यहाँ है ओनरशिप. ओनरशिप. जैसे ये फोन, जैसे ये फोन है, मेरा फोन है, मेरा ओनरशिप है. मैं हमेशा बोलती रहती कि इसको मैं फेंक के मार सकती हूँ जो सो रहे हैं उनको, या फिर मैं तोड़ सकती हूँ
नीचे गिरा के, या मैं इसको रीसेल भी कर पाऊंगी, मैं बेल भी कर सकती हूँ या प्लेज भी कर सकती हूँ. आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट. आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना. मैं अगर ये तोड़ दूं तो मोबाइल चलेगा, आपको तो दौड़ेगा. आपका क्या, आपका क्या जाता है ना इसमें. हाँ, तो यू वॉन्ट माइंड दैट थिंग. गौरव किधर गया रे? सो गया क्या नीचे? है देखो सो गया. हाँ. सो कंडीशन एज टू टाइटल मतलब इट इज इम्प्लाइड. अगर आप किसी से मतलब सेलर से, आप एज अ बायर सेलर से अगर गुड्स खरीदते हो तो ये चीज इम्प्लाइड है कि वो गुड्स किसको बिलोंग करेंगे? सेलर को बिलोंग करेंगे, चोरी का माल ना हो. ये चीज इम्प्लाइड है. बोलने की जरूरत है क्या कि आपकी जिसपे ओनरशिप है वो गुड्स दो, चोरी का माल मत दो? इज दैट यू नीड टू टेल और कन्वे? जरूरत नहीं है आपको बोलने की. ये इम्प्लाइड है, दैट इज प्रिज्यूम बाय लॉ कि आपको क्या करना है अल्टीमेटली. जिससे गुड्स बाय कर रहे हो या जो बायर है उसको क्या मिलना चाहिए? ट्रू टाइटल मिलना चाहिए, जेन्युइन टाइटल मिलना चाहिए. दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल. जहां पे जिसके पास ओनरशिप है वही गुड्स को सेल कर पाएगा, जिसके पास ओनरशिप है वही गुड्स को रीसेल मतलब सेल कर पाएगा. दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल. जो सेल कर रहा है उसका टाइटल जेन्युइन चाहिए. नहीं तो एक आध फोन है मैंने चोरी करके लाया चोर बाजार में से, फोन चोर बाजार में से चोरी करके लाया और इधर चोर बाजार है ना कहीं तो, है क्या चोर बाजार पुणे में? हाँ. तो लेट से मैंने कहीं बॉम्बे के चोर बाजार से फोन चोरी करके लाए 5-6. बोला अभी मस्त फ्री में मतलब चोरी करके लाए. बोला अभी बच्चों को मैं 500 600 1000 रुपए में फोन बेचूंगी. तो मैंने ऐसे यहाँ पे बोली लगाना चालू कर दिया. क्या वो फोन पे मेरा ओनरशिप है क्या? नहीं, ये चोरी का माल है. आप जब फोन खरीदोगे तो आप क्या सोचोगे कि हम सेलर से कुछ खरीद रहे हैं, इस पे रियल ओनरशिप किसका रहेगा? सेलर का ही रहेगा. दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल. इसका मतलब है वॉट एवर प्रॉपर्टी सेलर हैव राइट टू सेल दैट मच ओनली. प्रियांक उठ जा बेटा, अच्छे से बैठना. तुम लोग पेशेंस क्यों चेक करते हो? बस तू ही एक ऐसा पर्सन है जो रोज क्लास में थोड़ी देर बाद लेट जाता है. अगर जाग रहा है तो क्या मैं यहाँ पे क्या मूवी चल रही है क्या कि तुम लेट के देखो, पॉपकॉर्न खाते खाते पिक्चर देखो, सो के पिक्चर देखो? इधर कोई पढ़ा रहा है. एक तो तुम लोगों को क्लास में नहीं बैठना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर आराम से सोफे में बैठ सकते हो, ऑनलाइन सुन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर क्लास में बैठा है तो सही ढंग से बैठो. तुम लोग जाग रहे हो सो रहे हो इससे मुझे मतलब नहीं पड़ता है. अच्छे से अटेंटिवली तुम लोग क्लास में ध्यान देना चाहिए. मेरा लॉस है क्या इसमें? मेरा कोई फायदा या कोई लॉस नहीं है, मुझे मेरा पैसा मिल गया है. सो कंडीशन एज टू टाइटल इज अ इम्प्लाइड कंडीशन. और ये अभी हो रहा है पता है क्या? मंडे टू थर्सडे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. जो बच्चे मंडे टू थर्सडे आए हैं एकदम अटेंटिवली सब लोगों ने ध्यान दिया है. आज मुझे बोलना पड़ा है पूरे वीक में. नोटबुक कंप्लीट है क्या तेरी? मुझे बता. सोगा का यूनिट 1 किसका कंप्लीट नहीं है? टेल मी. सोगा का यूनिट 1 मैंने लास्ट फ्राइडे सैटरडे पढ़ाया. और क्या बोला था कि आपके ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया था सेम डे उसने. किसका कंप्लीट नहीं है? रेज योर हैंड. सामने निकाल के रखो सोगा का यूनिट 1. एवरीवन सामने निकाल के रखो, बुक खोल के रखो एंड टेल मी किसका कंप्लीट नहीं है. एक और, दो, तीन, चार, पांच, क्यों? 6. तू तो मंडे टू थर्सडे भी कर रहा है ना? नहीं. क्यों कंप्लीट नहीं है? यू गॉट हाउ मच डेज? संडे छोड़ दिया, संडे छोड़ के भी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे 4 दिन मिले तुम लोगों को.
4 दिन में भी तुमने नोटबुक कंप्लीट नहीं की, क्या रीजन है? एक एक रीजन बोलो, फिर से हाथ दिखाओ मेरे को। हाँ, क्या रीजन है? इधर वैष्णवी क्यों नहीं किया? किया। सागरिका क्यों नहीं किया? पहले का क्या इनकम्प्लीट था? सो यू गॉट 4 days, यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग ना, इंक्लूडिंग सोगा यूनिट 1। अगर मैं सोगा पढ़ा रही हूँ तो तुम लोगों के पास चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ्राइडे सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेके क्लास में कंप्लीट करवा देती हूँ। तुम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत कॉन्फिडेंस में बोला था ना, ठीक है मैम चलेगा, हम सॉल्व कर लेंगे, घर पे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, और कौन है जिसका कंप्लीट नहीं था इधर? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यश, एजेंसी मिस हो गया था तो वो कब करना है अभी? मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 4 दिन हो गए। एजेंट 4 दिन में एजेंसी भी हो सकता था। एजेंसी तो क्या लास्ट ही यूनिट है, और सोगा का एक यूनिट भी हो सकता था। वो मिस हो गया तो वो कितने दिन पेंडिंग रखना है? मुझे डेज बोल दो। तूने क्यों नहीं किया प्रियांक? क्या प्रॉब्लम है? कितने पेजेस का है सोगा? हार्डली 4 या 5 पेज का होगा। 6 पेज का है, चलो। कितना टाइम लगता है 6 पेज तुम लोगों को लिखने? और ऐसा नहीं कि मन से कॉपी करना है। मेरे को नहीं लगता किसी को 15 मिनट से ज्यादा लगता होगा। 15-20 मिनट आराम आराम से लिखो आप। फिर भी आधा घंटा, 6 पेजेस। मैं जब क्लास में लिखवाती हूँ, आप अनजाने में 7-8 पेज कभी कभी लिख देते हो। कितना टाइम लगता है? आधा घंटा हार्डली। और पीछे किसका नहीं हुआ इधर? क्यों नहीं हुआ? पहले का थोड़ा बाकी है, तो वो कब करना है? दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट जो सेल कर रहा है उसका ओनरशिप होना चाहिए। सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब। हम जो डिस्क्राइब करते, जैसे मैं ब्लैक ब्लेजर बोल रही हूँ, ब्लैक ब्लेजर मतलब क्या? डिस्क्रिप्शन दे दिया, सर ब्लैक ब्लेजर चाहिए, सर साइज एस चाहिए या जो भी साइज है वो चाहिए। सो हमने डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब करने के बाद अगर वो कोई और चीज लाके दे रहा है तो आप बोल रहे हो सर ब्लेजर चाहिए, और वो आपको कुर्ता पैजामा लाके दिखा रहा है, आप क्या करोगे? सेलर चेंज करोगे, शॉप चेंज करोगे, है ना? अल्टीमेटली क्यों? बिकॉज इट इज अज्यूम्ड, इट इज प्रिज्यूम बाय लॉ, इट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट अगर आपने कुछ डिस्क्राइब किया है तो वो एज पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कुछ डिस्क्राइब किया है तो वो एज पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अदरवाइज विल यू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? डेफिनेटली, ये भी एक टाइप का कंडीशन ही हुआ। आइदर एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, अगर वो ब्रीच इन कंडीशन है तो ऑलवेज अग्री पार्टी विल हैव राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट कर सकती है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। देन है सेल बाय सैंपल। जैसे आपको आपकी मम्मी ने क्या बोला, बासमती चावल लाने के लिए भेज दिया, बोले जा चावल लेके आ बासमती। अबे आपने बोला कि मेरे को समझता नहीं है कौन से बासमती, कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो आपके मम्मी ने क्या दिया? थोड़ा सा सैंपल दिया आपके पास, एक बैग में थोड़े से चावल दिए, बोले ये सैंपल दिखा देना शॉपकीपर को, और उसको बोल देना सर ये सैंपल के अकॉर्डिंग सिमिलर चावल चाहिए। तो आप क्या गए, सैंपल लेके चले गए और आपने शॉपकीपर को सैंपल दिखा दिया, सर ये जो सैंपल है इसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए? चावल चाहिए। तो अभी अगर आपने सैंपल दिखाया है तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि गुड शुड बी एज पर सैंपल। हाँ, आपने बासमती का सैंपल दिखाया और वो बोला कि सर आपको मैं 1 घंटे में घर पे डिलीवरी भिजवा देता हूँ, आप घर पे जा सकते हो। आप आ गए घर पे, घर पे पार्सल आ गया, जो आपने बासमती दिखाया था उसने वो जगह पे कोई और ही राइस भेज दिया, दूसरा ब्रांड का राइस भेज दिया, क्या आप कर सकते हो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट? आप वापस गुड्स उसके शॉप पे भिजवा के यू कैन कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन। if you show the sample to shopkeeper or seller, the goods should be according to the sample, and if goods are not according to the sample, that is your condition is not fulfilling, hence you have all right to repudiate the contract, plus you can claim the damages। कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करने के साथ साथ कंडीशन के ब्रीच के केस में आप डैमेजेस भी क्लेम कर पाओगे, नो प्रॉब्लम विद दैट।
एक होता है सैंपल दिखाया तो सैंपल की तरह चाहिए, डिस्क्राइब किया तो एज पर डिस्क्रिप्शन चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिखाया। आपने डिस्क्राइब किया ब्रांड, सर बासमती चाहिए चावल, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। अलोंग विद दैट आपने सैंपल दिखाया, सर बासमती चाहिए, ये देखो सैंपल। तो दैट शुड बी, योर गुड्स शुड बी एज पर द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, बोथ इट इज इम्प्लाइड। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस मतलब चालतं पाहिजे, म्हणजे एक्सपायर नहीं चाहिए ऐसा, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, डिफॉल्ट पीस नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई टूटा फूटा पीस नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या होता है, क्वालिटी और फिटनेस। एक सिचुएशन बताती हूँ आपको, आप दवाई खरीदने गए, आप एक कफ सिरप खरीदने गए, कफ की मेडिसिन खरीदने गए और ले ली, कप सिरप ले लिया और घर पे आ गए। फिर घर पे आने के बाद आपने क्या किया, कप सिरप पे डेट देखा, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने देखा, अरे ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है, बोले तेरे को समझता नहीं है क्या, वगैरह वगैरह चार बातें आपको सुनने मिली। और फिर आप बोले कि जा, बोले शॉपकीपर से पैसे वापस लेकर आ। ये केस में आप शॉपकीपर के पास चले गए, वो आपको पैसे देगा क्या? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, टेल मी कि क्या करना चाहिए? देना चाहिए, कंपलसरी देना देना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, बट टेल मी कंपलसरी देना चाहिए? नहीं। अच्छा, किसको लगता है कंपलसरी शॉपकीपर ने पैसा वापस करना ही चाहिए? एखादा अकड़ू शॉपकीपर रहा तो भी कंपलसरी पैसा वापस करना ही चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए बोल रहा है ये, करना चाहिए लगता है तेरे को? किसको लगता है कंपलसरी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है? हाँ, क्यों जरूरत नहीं है, बोल नकुल। रिप्लेसमेंट का तब आता है जब वारंटी की बात हो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. वो अगला पॉइंट है वो, हाँ। ठीक है, एक, क्या बोला, क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, वो मैं एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो बराबर है, पॉलिसी के अंदर नहीं आता है कि एक्सपायर प्रोडक्ट एटलीस्ट फार्मेसी में रखने चाहिए। बट बट चलो ठीक है, जस्ट एज एग्जाम्पल कंसिडर करो, और एक एग्जाम्पल लेंगे। बट क्या, अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसे जो गुड्स दिया वो उठा के लेके आएंगे, क्या हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स हम करते हैं। अगर जैसे आपके मिल्क का पैकेट हो, दही का पैकेट हो, या फिर आपके जो वो कोका कोला थम्स अप, वो भी उस पे रहता है क्या एक्सपायरी? नहीं रहता, रहता नहीं है बोला। सो वो सारा है, उसके ऊपर क्या एक्सपायरी रहता है? कभी भी आप बाय करते हो तो कोई भी कॉमन इंसान एक्सपायरी देख के लेगा। अगर वो गुड्स एक्सपायर्ड है तो ही हमने देख लिया, मतलब फिर भी हमने ले लिया, तो शॉपकीपर चाहो तो क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। और एक चीज बोलती हूँ, अभी वो छोड़ दो क्योंकि वो उस पे एक जेन्युइन पॉइंट आया कि वो रख नहीं सकता है, उस पे केस होएगा, वो छोड़ दो। मैं यहाँ पे फोन बेच रही हूँ 5,000 रुपए में, आई एम सेलिंग माई फोन फॉर 5,000 रुपीज। ये फोन का डिस्प्ले वगैरह मतलब काफी सारे स्क्रैचेस से डिस्प्ले टूटा हुआ है, बट फिर भी मंथन ने क्या बोला कि मंथन ने यहाँ पे आके मंथन ने चेक किया फोन, अरे वाह फोन वगैरह तो अच्छा है, उसको दिख रहा है डिस्प्ले टूटा है, उसको दिख रहा है इधर 10 स्क्रैचेस है डिस्प्ले पे, फिर भी उसने 5,000 देके खरीद लिया, 5,000 देके फोन खरीद लिया। जैसे ही वो फोन लेके घर पे गया, उसके घर वालों ने बोला बता फोन दिखा कैसा है नया फोन, फोन दिखा दिया सबको। तो घर वाले बोले ऐसा कैसा फोन उठा के लाया, टूटा हुआ है ये तो, डिस्प्ले गया हुआ है, स्क्रैचेस है कितने, जा वापस पैसे लेकर आ। और अगर मंथन मेरे पास आया, मैं वापस पैसे देना चाहिए क्या? क्या लगता है, क्यों?
एग्जैक्टली बायर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ बायर हैज मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ. Where buyer has means to discover the truth about the goods, then he cannot repudiate the contract or he cannot even claim the damages. मैं बोलूंगी पहले से स्क्रैच थे, ऐसा नहीं कि अभी स्क्रैच आए हैं. जब तूने फोन लिया तब स्क्रैच देख के फोन लिया तूने, ऐसा अब तू फोन वापस क्यों कर रहा है? सो आई कैन से दैट ये जो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है, कुछ जगह पे वर्क करेगा, कुछ जगह पे वर्क नहीं करेगा. कहाँ वर्क नहीं करेगा? जहां पे बायर ने गुड्स अच्छे से देखकर खरीदा है, सब कुछ देख के उसके मर्जी से खरीदा है, और उसमें फर्दर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो वो किस पे नाम डाल रहा है? सेलर पे डाल रहा है, बोले हमको हमारे पैसे दो. ऐसा नहीं होता है. बट इफ आपको एक मेडिसिन या आपको कोई दवाई लेने के लिए भेजा आपके घर वालों ने, बोले जा एक फार्मेसी से दवाई लेके आ, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट. आपको घर वालों ने चिट्ठी लिख के दे दी, एक छोटी पर्ची लिख के दे दी, बोले ये मेडिकल वाले को बता देना, फार्मिस्ट को बता देना, और वो क्या करेगा? गुड्स दे देगा. सो आपने क्या किया? यू हैव कंप्लीटली रिलाइड अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. बोला कि सर ये जो मेडिसिन है ये चाहिए, इसका कितना डोज है, क्या है, सब आपके हिसाब से दो, मुझे इसमें कुछ भी जरा सा भी आइडिया नहीं है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव कंप्लीटली रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट? यस, यू हैव कंप्लीटली रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट. या कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल किसी को सर्दी बुखार फीवर हो जाता है, रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर वी गो टू एनी फार्मेसी, और वो उसको बोलते हैं वो आदमी को, सर आप हाफ डॉक्टर हो, देखो मुझे ये सिम्टम है. अभी हाफ डॉक्टर ही ना, मतलब कि दवाइयों के बारे में नॉलेज है, प्रिस्क्राइब कर सकता है. मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बट मेरे को ये सिम्टम है, आपके हिसाब से देख लो क्या हो रहा है मेरे को, और दवाई दे दो. सो हैव यू कंप्लीटली रिलाइड अपॉन हिज स्किल्स एंड जजमेंट? आंसर इज यस. उसके हिसाब से आपने दवाई ली. अब जाके अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सेलर के हिसाब से आपने दवाई ली, यू हैव रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट, यू हैव नो आइडिया अबाउट द मेडिसिन, तुम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं. अब क्या करें? तो वापस दे सकते. व्हाई? बिकॉज वी हैव रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट. यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है. ठीक है. सो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इट इज इम्प्लाइड कि हमें जो गुड्स मिल रहा है वो डिफॉल्ट पीस नहीं होना चाहिए, फॉल्टी पीस नहीं होना चाहिए, फिट टू यूज होना चाहिए. ये चीजें इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड कंडीशन है. बट जहां पे जहां पे कस्टमर ने क्या किया है, खुद के मर्जी से वो गुड्स खरीदा है चेक करके, बाद में क्या वो सेलर को लाइबल मान सकता है? नहीं मान सकता है. बट तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो देन बायर कैन मेक सेलर लाइबल. कौन से तीन कंडीशंस है? नंबर वन, बायर शुड मेड नोन टू द सेलर पर्टिकुलर पर्पस. क्या हमने सेलर को बोला था सर बुखार और सर्दी हुई है? हमने हमारा पर्पस बोला था. दूसरा, बायर शुड रिलाई अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ सेलर. क्या बायर ने बोला था सर मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, ना ही मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, आप देख लो. तो सामने वाले के स्किल्स एंड जजमेंट पे हम रिलाई कर रहे, डिपेंडेंट है. तीसरा, गुड्स मस्ट बी ऑफ द डिस्क्रिप्शन डेल्ट बाय द सेलर वेर ही मैन्युफैक्चर और नॉट. मतलब जो हमने गुड्स डिस्क्राइब किया है वो पर्टिकुलर गुड्स में वो क्या करता हुआ होना चाहिए, काम करता हुआ होना चाहिए. जैसे कोई अगर ग्रोसरी रिलेटेड गुड्स है तो ग्रोसरी शॉप से, अगर कोई मेडिसिन है तो कोई फार्मेसी से. वो जो डीलर है, वो जो सेलर है, वो पर्टिकुलर गुड्स में डील करता हुआ होना चाहिए. आइदर रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो. इफ दैट थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड, then we can make seller liable. Definitely we can make seller liable because we had completely relied upon his judgment. So that is condition as to quality or fitness. Condition as to merchantability. Merchantability का मतलब होता है सेलेबल क्वालिटी. सेलेबल क्वालिटी, अगर आपने कोट मांगा है, ब्लेजर मांगा है, तो इट इज इम्प्लाइड कि वो देने लायक हो, पहनने लायक हो. फटा कुटा उसमें से गंदी बात आ रही है ऐसा कुछ ना हो, है ना. दैट शुड बी merchantable. होलसमनेस,
होलसमनेस ये वर्ड जनरली एडिबल्स के लिए यूज किया जाता है. होलसमनेस मतलब खाने या पीने के लिए लायक हो, खाने या पीने के लायक हो. जैसे मैंने जूस मंगवाया तो इट इज अज्यूम्ड कि मैं बिना कीड़े वाला जूस ही मंगवा रही हूँ. मेरे को उसको अलग से बोलने की जरूरत है क्या? सर जिसमें बिना कीड़े नहीं है वो वाला जूस दो. I need not say that. It is presumed that it is wholesome, fit to use. These are some implied condition. And if implied conditions are not fulfilled, can you repudiate the contract? Express में तो हम करते ही है, but implied के केस में भी हम कर सकते हैं. बोलो. कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है सेलेबल क्वालिटी. सेलेबल मतलब सेल करने के लायक होना चाहिए, सेल करने के योग्य होना चाहिए. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पुरानी जो बहुत सालों से जो चीजें बिकती नहीं है, लोग उस पे कुछ भी फेक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके या मतलब उसका प्राइस 5,000 कर देंगे और बोलेंगे कि 5,000 पे 50% ऑफ है, 2,500 में मिल रहा है. अल्टीमेटली वो 200 का भी नहीं होगा. या कोई ऐसा फॉल्टी पीस जो आपको चिपका देंगे. सो अल्टीमेटली या ये क्या है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है, सेलेबल क्वालिटी में नहीं है. जो एप्पल होते हैं, जो कश्मीर से एप्पल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो आपने कभी वो कोई एप्पल ऐसे बाय किए है क्या जिसपे स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं एप्पल पे, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं, बट वहां से वो रिजेक्ट हो जाते हैं गुड्स. क्योंकि जो एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स होते हैं पूरा की पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है एंड देन उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. जो रिजेक्ट होते हैं वो लोकल मार्केट में सेल करते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसा स्टिकर निकाला तो एग्जैक्टली स्टिकर के नीचे कोई दाग या कुछ होता है. तो मतलब क्या है कि वो एक्सपोर्ट के लिए मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं थे, एक्सपोर्ट के लिए वो सेलेबल क्वालिटी के नहीं थे, है ना. मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब सेलर के हिसाब से ऐसे गुड जो कि सेलेबल क्वालिटी में होना चाहिए. एंड क्वालिटी फिट टू यूज मतलब कोई प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने मेडिसिन का एग्जांपल दिया, एक्सपायर नहीं होना चाहिए. या कोई जो एडिबल चीज है वो होलसम होनी चाहिए. दैट इज क्वालिटी और फिटनेस. फिट टू यूज जो हमारा पर्पस है वो गुड्स लेने के पीछे, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए. जैसे दवाई, फीवर का दवाई लिया तो हमने फीवर का दवाई मांगा और उसने कुछ और ही दवाई दे दिया, वो दवाई खा के ज्यादा फीवर आ गया. क्या ये फिट टू यूज है? नहीं, मेरे यूज के लायक नहीं है. देन देर आर सम इम्प्लाइड वारंटीज. इम्प्लाइड मतलब क्या? दैट इज प्रिज्यूम बाय लॉ. लॉ की तरफ से ये प्रिज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है. वारंटी मतलब क्या? विच इज कोलैटरल टू, विच इज कोलैटरल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या वारंटी के केस में हम लोग रिप्यूडिएट करेंगे? वी कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर डैमेजेस वी कैन क्लेम द डैमेजेस. एक है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन. सेम टाइटल की तरह ही है. अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब छेड़ छेड़ा हुआ है, परेशान किया हुआ है. डिस्टर्ब है ना, जिसका टाइटल में प्रॉब्लम हो, जिसके गुड्स में डिफॉल्ट हो, ये डिस्टर्ब है. अनडिस्टर्ब मतलब नॉर्मल सी. वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन. पोजेशन का मतलब क्या है? ये गुड्स मेरे पास है, मतलब इसका क्या मेरे पास है, इसका पोजेशन मेरे पास है. बेलमेंट के केस में भी क्या पोजेशन ट्रांसफर होता है? हाँ, बट ओनरशिप नहीं होता है. सो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी बायर ने गुड्स बाय किए, जैसे मैंने बोला था कि मैंने चोर चोर बाजार से चोरी के 4 फोन लाए और इधर 4 अलग अलग लोगों को 1,000 रुपए में बांट दिए, 4,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया. बट आपको क्या लगा कि ये गुड्स किसके हैं? मेरे हैं. ये तो इम्प्लाइड कंडीशन हुई, कंडीशन एज टू टाइटल, कि अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो इट इज प्रिज्यूम बाय लॉ कि वो गुड्स का ओनर कौन है? बेचने वाला जो है वो सेलर. तो आपको क्या लगा कि ये गुड्स किसके हैं? मेरे हैं, इसके लिए आपने खरीद लिए. इसमें आपकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं है. अभी आपके पास ये पोजेशन गया, गुड्स मैंने बेच दिया, पोजेशन आपका हुआ, रिस्क भी आपकी हुई, पैसे मेरे हुए, है ना. बट इसका जो पोजेशन है ये डिस्टर्ब्ड है ना. क्यों? डिस्टर्ब ड्यू टू
रॉन्ग टाइटल, टाइटल सही है क्या उसका? नहीं, टाइटल रॉन्ग है। ये केस में मैंने जिसकी चोरी करके लेकर आया था, जिसका फोन, जिसके फोन चोरी करके लेके आई थी, वो आ गया इंसान पीछे पीछे और वो आपसे फोन वसूलने लगा। क्या आप उसको फोन दोगे? आप क्या बोलोगे? हमने तो पैसे देकर फोन लिया है। अल्टीमेटली वो किससे मनी रिकवर करेगा? दैट पर्सन कैन रिकवर मनी फ्रॉम मी। सो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट होगा क्या यहाँ पे? मैंने आपको चोरी का माल बेच दिया, आपने पैसे देकर चोरी का माल खरीद लिया, जो पोजीशन आपके पास गया, बट ये पोजीशन जो है वो कैसा है? डिस्टर्ब पोजीशन है। डिस्टर्ब मतलब रियल में ओनरशिप मेरी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई। रियल में टाइटल मेरा नहीं है, तो पोजीशन कैसा होना चाहिए? दैट शुड ऑलवेज बी अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब पोजीशन कब होगा? जब उसका जो गुड्स का टाइटल जिसके पास है वही गुड्स अगर बायर को सेल करेगा तो वो पोजीशन क्या माना जाएगा? अनडिस्टर्ब माना जाएगा। और ऐसा ना हो तो पोजीशन डिस्टर्ब माना जाएगा। बट देन फर्दर कैन यू स्यू सेलर फॉर डैमेजेस एज अ बायर? वो आ गया था हमारे घर पे, वो जो आपका जो फोन का रियल ओनर है वो हमारे घर पे आ गया था, हमसे ज्यादा बातें करने लग गया, ऊंची आवाज में बातें करने लग गया, आपकी वजह से कितना इनकन्वीनियंस हुआ है, वी वांट डैमेजेस। कर सकते हो, डेफिनेटली बायर कैन स्यू सेलर फॉर द डैमेजेस। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट होगा? कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं होगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ, अच्छा, ब्रीच ऑफ बेच दिया ना मैंने। सी, अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब आई हैव सोल्ड द गुड्स, एंड इफ आई सोल्ड गुड्स टू अ जेन्युइन और इनोसेंट बायर, उसमें बायर एज ए थर्ड पर्सन, उसकी क्या गलती है? बायर की क्या गलती है? तो क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? नहीं होने वाला। इनफैक्ट बायर सेलर को स्यू करेगा डैमेजेस के लिए। बायर को तो फोन चाहिए ना। अगर आपने 10,000 का फोन 1,000 में खरीद लिया है क्योंकि मैंने चोरी का माल बेचा आपको सस्ते में, तो आप क्या कैंसिल करोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, यू विल क्लेम द डैमेजेस। दूसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्प्रेंसेस। ये सिमिलर पॉइंट है। एनकम्प्रेंसेस का मतलब होता है एनी चार्ज, गुड्स पे चार्ज होना, गुड्स पे चार्ज रहना। प्लेज याद है? प्लेज, प्लेज में क्या करते हैं हम? पैसा लेते, डेट लेते, गुड्स को गिरवी रखेंगे। हम हमारे गुड्स को गिरवी रख के सामने वाले आदमी से पैसा लेते हैं। तो गुड्स को गिरवी रखना मतलब क्या? उस पे कोई चार्ज है? मैंने एक सोने का बिस्किट इधर साक्षी के पास रखा, सोने का बिस्किट साक्षी के पास रखा और उससे मैंने 25,000 रुपया लिया, 25,000 रुपीज। तो क्या वो बिस्किट पे 25,000 रुपीज का चार्ज है? हाँ। जब मैं उसको 25,000 रुपया दूंगी देन ओनली आई कैन रिडीम द गुड्स। 25,000 देके मुझे मेरे गुड्स वापस मिलेंगे। ये केस में वो जो गुड्स हैं हम किसको सेल कर रहे हैं? बायर को सेल कर रहे हैं। वो क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, उस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेट से वो गुड्स, मैंने क्या किया, मैंने साक्षी को बोला कि देख, मैं तेरे को भरोसा है मेरे पे, मैं 25,000 तो दे ही दूंगी, मुझे अभी वो गुड्स भी चाहिए। तो मैंने क्या किया? धोखा किया, फ्रॉड किया उसके साथ। 25,000 तो मैंने डेट लिया था पहले, उसको बोला बस 2 दिन दे मुझे, 2 दिन में मैं डेट चुका दूंगी, बस आज मुझे अर्जेंट है वो गोल्ड का बिस्किट बिस्किट किसी को देना है। तो इसके लिए मैंने उससे गोल्ड का बिस्किट भी ले लिया, मतलब 25,000 भी ले लिए और गोल्ड का बिस्किट भी ले लिया। क्या वो गोल्ड का बिस्किट मैं सेल कर सकती हूँ किसी को? आई कैन नॉट सेल अनटिल एंड अनलेस मैं उसका पैसा चुका नहीं देती हूँ। क्या वो बिस्किट पे कोई चार्ज है? अभी तक तो है, देर इज अ चार्ज, अभी तक रिडीम नहीं हुआ है। और मैंने क्या किया, वो सोने का बिस्किट किसी थर्ड पर्सन को, सोने का बिस्किट इधर कबीर सिंह को सेल कर दिया 30,000 रुपए में। फॉर 30,000 रुपीज आई हैव सोल्ड दिस बिस्किट। मुझे, मेरा वही प्लान था क्योंकि उस दिन गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए थे, तो मैंने आइडिया आइडिया से इससे मेरा सिक्योरिटी भी ले लिया और वो मार्केट में बेच भी दिया।
एक तो पहली बात मैं सेल कर ही नहीं सकती हूँ बिकॉज आई हैव चार्ज ऑन द गुड्स, गुड्स पे चार्ज है। बट जिसने बाय किया 30,000 रुपए में, क्या उसने इनोसेंटली बाय किया है? उसको पता है क्या पीछे क्या कांड हो रहा है? ये गुड्स पे चार्ज है, ये उसको आइडिया है? यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो ये इम्प्लाइड वारंटी होती है कि गुड्स का जो पोजीशन है वो अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, गुड्स का पोजीशन अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, या फिर गुड्स शुड बी फ्री ऑफ एनी चार्ज। अभी ये केस में ऐसा हो गया, फर्दर कैन ही क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मी? buyer can claim damages from seller or buyer can sue the seller for the damages of course। यहाँ पे ये वारंटी क्या हो गई है, ब्रीच हो गई है, दैट इज इम्प्लाइड वारंटी। सो ये केस में क्या हो सकता है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। अभी अगर साक्षी उसके घर पे चली गई कबीर सिंह के, तो बोले ये जो बिस्किट है सोने का ये मेरा है, बोले तेरा नहीं है। वो मैडम गिरवी रखा था बिस्किट, उसने पैसे भी लेके गए और वो बिस्किट भी लेके गए, ये मेरा है बिस्किट तेरा, तू देगा क्या गोल्ड का बिस्किट? तू क्या बोलेगा, मैंने इसके 30,000 रुपए गिने हैं, आई हैव पेड 30,000 रुपीज, मैं क्यों दू? मैं तो एक जेन्युइन बायर हूं। तो ऑफकोर्स यू विल नॉट गिव बैक हर गुड्स, बट विल यू स्यू मी फॉर द डैमेजेस फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू? डेफिनेटली बायर कैन स्यू द सेलर। फिर वो पैसा वो किससे रिकवर करेगी? डेफिनेटली मुझसे रिकवर करेगी। मैंने गोल्ड भी ले लिया, पहले 25,000 भी ले लिया था, 30 में बेचा, 5 का प्रॉफिट भी किया। बोलो। पनिशेबल ऑफेंस है डैमेजेस, मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब वो 5,000 रुपया जो है, जो मैंने कमाए थे एक्स्ट्रा, वो मेरे को पूरेंगे नहीं, उसके डबल जाएंगे मेरे। सो एनी गुड शुड बी फ्री ऑफ चार्ज, एनी गुड शुड हैव अनडिस्टर्ब पोजेशन, पोजेशन अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए। अगेन वही वारंटी में भी आता है, कंडीशन में भी आता है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, एनी गुड्स विच आर बाइंग दैट शुड बी फिट टू पर्पस। अगर कोई चीज खाने के लिए बाय कर रहे हैं तो वो एडिबल होनी चाहिए, खाने के लिए होनी चाहिए। कोई अगर मेडिसिन बाय कर रहे हैं तो द उससे अपना जो है वो रिकवर होना चाहिए। So an implied warranty as to quality of fitness for a particular purpose may be annexed or attached to the usage। हमने जो पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो पर्पस अल्टीमेटली हमारा फुलफिल होना चाहिए, दैट इज क्वालिटी और फिटनेस यूसेज ऑफ ट्रेड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वी कैन क्लेम द डैमेजेस एज वेल। क्वालिटी और फिटनेस में 3 चीजें हैं। अगर सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया तो, सेलर को हमारा पर्टिकुलर पर्पस बताया तो, या तीसरा सेलर वो ही डील में वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या कर रहा हो, डील कर रहा हो, तो देन हु इज लाइबल? सेलर इज लाइबल। सेलर इज लाइबल, हमने सेलर को खुद ही बोल दिया था सर आप देख लो हमें कुछ आइडिया नहीं है, देन सेलर इज लाइबल। बट हमने देख के चेक करके सारी चीजें करके अगर खरीदा है गुड्स तो देन बायर विल बी लाइबल। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, अगर कोई हजार्डस गुड्स है, डेंजरस नेचर है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्लोर ऑल्सो, फ्लोर वगैरह क्लीनिंग करने के लिए यूज किया जाता है बस, बट इज दैट डेंजरस? डेंजरस है ये नहीं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके एक मतलब ब्लास्ट हो सकता है या डेंजरस चीज प्रोड्यूस कर सकता है, इट स्मेल्स वेरी बैड ऑल्सो। सो अगर क्या किया, सपोज आप HCl एसिड लेने गए, अगर आप कोई एसिड लेने गए HCl या ओइकोर और कोई, और आपने क्या किया उसका प्रॉपर वो कैन में नहीं लिया जहां पे उसका नाम सब लिखा होता है, डेंजरस नेचर लिखा होता है, आपने ऐसे उनसे क्या किया थोड़ा सा बॉटल में ट्रांसफर करवा लिया HCl एसिड, या उनके पास जो प्लास्टिक बॉटल है, नथिंग इज रिटन ओवर द बॉटल, उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या उसका डेंजरस नेचर डिस्क्लोज करना चाहिए? मेडिकल वाले ने सर ये ऐसा यूज करना है, मैम ये ऐसा यूज करना है, या इट इज डेंजरस, आप इसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हो। सो अगर कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो सेलर शुड वार्न द बायर बिफोर बाइंग दैट, और ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से अगर बायर को कोई प्रॉब्लम हुई तो देन वो डेफिनेटली सेलर से डैमेजेस क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। अभी ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे एवरी टाइम हम क्या बोल रहे हैं,
कि सेलर से खरीद लेंगे, सेलर से डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, बट एवरी टाइम इज दैट सो? नॉट रिक्वायर्ड। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बायर को अवेयर रहना चाहिए। जैसे मैंने एक्सपायरी डेट देखने की बात बोली, बायर शुड बी अवेयर ऑफ दैट। क्या अवनी की बहन है क्या? नहीं, अभी वो नहीं बोलेगी। ए दे उसका रबर बैंड दे। क्या नाम है तेरा? कई नाम है थारो? अनन्या। પોતાને છેડે નયા ઘરે પરેશાન કરે ને ઘણો? नहीं करे? तू करे कि विनय? तू करे कि विनय पचे? हाँ हाँ। अभी आज से अवनी का नाम चेंज हो गया, रबर चोर हो गई अभी वो। So seller should disclose the dangerous nature of goods to the buyer, otherwise seller will be liable. But हर टाइम अपन सेलर को लाइबल ठहरा सकते क्या? नहीं, कुछ भी हुआ कि सेलर लाइबल, नॉट नेसेसरी। इसको बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर। केविएट एम्प्टर नाम का एक कंसेप्ट है जिसके चलते बायर को भी अवेयर होना चाहिए ना। अगर हम कोई गुड्स बाय करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था मिल्क का पैकेट, क्या उसपे 2 डेज का एक्सपायरी होता है, 2 दिन में खराब हो जाता है। देन आपके कोई भी पेरिशेबल गुड्स हो, जूसेस हो या वेजिटेबल्स हो, क्या हम इसका एक्सपायरी डेट देख के खरीदते हैं? और हमने अगर देख के ऐसा ही खरीद लिया तो देन लाइबिलिटी किसकी? हमारी। बिकॉज एज अ बायर, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वी हैव लाइबिलिटी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। इसे बोला जाएगा लेट द बायर बी अवेयर। दैट मीन्स बायर शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द गुड्स विच इज ही बाइंग। सेम चीज है कि अगर बायर ने सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया तो देन ही वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया या सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बोला तो देन ही वोंट बी रिस्पॉन्सिबल ओनली इफ द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बट अदरवाइज हु विल बी रिस्पॉन्सिबल देन? बायर, क्योंकि उसने देख के करके सब खरीदा है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कैविएट टेम्पटर का मतलब क्या होता है, बोलो मेरे साथ। लेट द बायर बी अवेयर। बायर को भी खुद को अवेयर होना चाहिए। लेट द बायर बी अवेयर। इसके एक्सेप्शन मतलब क्या? एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली उल्टा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। मतलब हु शुड बी लाइबल देन? सेलर वुड बी लाइबल। तो वी हैव सर्टेन केसेस वेयर बायर की जिम्मेदारी नहीं है, किसकी है? सेलर की है। वही वही चीज है, वापस वापस वापस। पहला तो वही कि सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया है, नंबर 1 थिंग, सेम थिंग। दूसरा, ब्रांड नेम के अंदर अगर आप कोई चीज खरीदते हो, जैसे कि H&M के कपड़े खरीदते हो, जारा के कपड़े खरीदते हो, ब्रांडेड शूज खरीदते हो, ठीक है। सो क्या ब्रांड नेम के अंदर आप चीजें खरीदते हो, वो ब्रांड के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार होते हो। जैसे कोई चीज, सेम चीज 100 में मिलती है तो ब्रांड नेम के अंदर वो 10,000 में मिल सकती है। सो पीपल विल प्रेफर टू गो विद ब्रांड, सम पीपल नॉट। बट जो ब्रांड के साथ प्रेफर करते हैं या ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, ब्रांडेड चीजें बाय करते हैं, क्या उन्होंने वो ब्रांड पे ट्रस्ट करके चीजें खरीदी है? यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर काम नहीं करने वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि बायर ने तो खरीदा है ना, उसको देखना चाहिए था, ऐसा थोड़ी है। बायर ने ब्रांड नेम के अंदर खरीदा है। इन केस अगर गुड्स में कुछ डिफॉल्ट हुआ तो देन क्या बायर लाइबल होगा? इन दैट केस कंपनी विल बी लाइबल, दैट इज सेलर विल बी लाइबल। वो उनके उनके हिसाब से उनको आइदर रिप्लेसमेंट मिलेगा या कुछ। ऐसा हुआ है कि किसी के साथ कोई ब्रांडेड चीज खरीदी या आपको डिफॉल्ट हो गया, खराब हो गया? नहीं हुआ। टी शर्ट,
तो वो साइज में प्रॉब्लम, स्टिच में, हाँ, तो वी कैन रिटर्न। सो सामने वाला सेलर ऐसा नहीं बोल सकेगा कि आपने देख के लेना चाहिए था, फिर हम क्या बोलेंगे, हमने तो आपके ब्रांड नेम के अंदर लिया, गलती आपकी है। सो इफ गुड्स बाय बॉट अंडर ब्रांड नेम और एनी पेटेंट नेम, देन हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेट द बायर बी अवेयर डज नॉट वर्क। या फिर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, बायर ने गुड्स डिस्क्राइब कर किए हैं, डिस्क्राइब किए फिर भी सामने वाला कुछ उल्टा पुल्टा दे रहा है, अब तो सेलर ही लाइबल होगा ना। या फिर बायर ने सैंपल दिखाया है, फिर भी सामने वाला कुछ उल्टा पुल्टा दे रहा है, तो सेलर लाइबल है। Trade usage, an implied warranty or condition as to quality or fitness for the purpose may be annexed by the usage of trade, and if seller deviates from that, this rule caveat emptor does not applicable. Trade usage मतलब merchantable, मर्चेंटेबल, टुटका पुटका पीस दे दिया, हमने कुछ मांगा था सेलर को और उसने ब्रोकन डैमेज पीस दे दिया, देन हु इज लाइबल, सेलर लाइबल। या सेलर ने एक्टिवली जानबूझकर गुड्स के बारे में बात छुपाई है, तो सेलर ही लाइबल होगा। ये कुछ केसेस है जहां पे कैविएट एम्प्टर डज नॉट वर्क्स। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ सुन रहे हो इधर से छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं ना, समझ रहा है क्या? चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। कंडीशन और वारंटी, क्या होता है कंडीशन? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। सब लोग साथ में बोलो, क्या होता है कंडीशन? इट इज अ स्टिपुलेशन essential to contract. Stipulation essential for contract. What is warranty? Warranty is a stipulation which is collateral. Condition break हो गई, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, रिप्यूडिएट करोगे, डैमेज क्लेम करोगे, करोगे, ओके। वारंटी ब्रीच हुई तो रिप्यूडिएट करोगे, नहीं कर पाओगे। डैमेज क्लेम कर पाओगे, हाँ। कुछ केसेस ऐसे हैं अपने पास, 4 केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन should be considered as breach of warranty. Tell me. वॉलेंट्री, बायर अगर खुद ही अपनी मर्जी से वेव कर दे, वॉलेंट्री वेव बाय द बायर, चलेगा। या बायर मर्जी से वेव करके डैमेजेस को क्लेम करो, चलेगा। और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, हम कॉन्ट्रैक्ट को अलग तोड़ नहीं सकते हैं, जहां पे अपने को कंडीशन टूटा तो वारंटी टूटा जैसा मानना पड़ेगा, नॉन सेवरेबल है। और व्हेन इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, ये केसेस में ब्रीच ऑफ कंसिडर कंडीशन इज कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ओके। और क्या देखा हमने? क्या हमारे पास कुछ, कैन कंडीशन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कैन वारंटी भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? यस, एक्सप्रेस हो तो सवाल ही नहीं आता है, इधर लिख के बोल के बोलोगे, क्लियरली सीन है, विजिबल है। बट इम्प्लाइड मतलब क्या? इम्प्लाइड का मतलब होता है इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, ये मान लिया है, या ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, आपने मान लिया है कि अगर राधिका मैम है, ये इम्प्लाइड है, राधिका मैम है तो वो टाइम से पहले छोड़ेंगे नहीं, ये प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, ये इम्प्लाइड है। आप अभी आपने बोलना छोड़ दिया क्योंकि आपने मान लिया। सो क्या कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं? यस, इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है? नंबर 1, कंडीशन एज टू टाइटल, जो गुड्स को बेच रहा है वो गुड्स उसको बिलोंग करते हैं, दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा क्या है? कंडीशन एज टू सैंपल, जैसा सैंपल दिखाए हैं वैसा सैंपल देना चाहिए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जैसा बोला है वैसा देना चाहिए। या फिर कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, बोला भी है और सैंपल भी दिखाया, तो दोनों के बराबर होना चाहिए। और कुछ रह गया मुझसे? यस, कंडीशन एज अ
होलसमनेस, अगर कोई एडिबल गुड्स है तो वो खाने या पीने के लायक होने चाहिए, दैट इज होलसमनेस, होलसम होने चाहिए। दूसरा है मर्चेंटेबिलिटी, या कोई जो गुड्स ऐसे हैं जो एडिबल नहीं होते, वो बेचने के लायक होने चाहिए, देने के लायक होने चाहिए, अच्छे गुड कंडीशन में, टूटे फूटे डिफॉल्टी नहीं होने चाहिए। और दूसरा क्वालिटी और फिट टू यूज, हमने जो पर्पज के लिए गुड्स मांगे हैं हमारा वो पर्पज अकम्प्लिश होना चाहिए। अब हम गए नोटबुक खरीदने, अभी इसने क्वालिटी और इसमें डिफरेंस पूछा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, हम गए नोटबुक खरीदने और वो शॉपकीपर के पास नोटबुक नहीं है, उसके पास वो क्या बोलते रहे, वो स्लेट, स्लेट ही बोलते हैं ना, स्लेट, उसके पास स्लेट है। बोले हमको, आपने बोला सर हमें लॉ के लिए एक 200 300 400 पेजेस की नोटबुक चाहिए, आप जितनी बड़ी तो उतनी कम है, आपने ऐसा बोला। तो वो जो है शॉपकीपर, उसने आपको एक स्लेट दिया, एक स्लेट दिया, वो आजकल वैसी स्लेट है कि कितना भी आप लिखो, रब कर सकते हो उस पे, वो एक पेन होता है, कोई तो डिजिटल पेन टाइप। तो उसने आपको स्लेट दे दिया, बोले इससे काम चल जाएगा आपका, आप क्या करोगे? आप मतलब मन की मन में उसको दो गाली देके वहां से निकल जाओगे। दैट इज क्वालिटी और फिट टू यूज। आपने जो गुड्स मांगे हैं, क्या उससे आपका पर्पज पूरा होता है क्या? दैट इज द कंसर्न, नहीं होता है, सो देन इट इज नॉट फिट टू यूज। कैन वी रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? वी विल रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वही कॉन्ट्रैक्ट तो रिप्यूडिएट करेंगे ही, मन में दो गाली देके वापस निकलेंगे शॉप से, ये एड़ा बिड़ा है कि क्या बोलेंगे। वैसे तो बायर का कुछ लाइबिलिटी होता है, हाँ, किसके अकॉर्डिंग? कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। बट अगर बायर सेलर के जजमेंट पे रिलाई रहा तो देन सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लेट द बायर बी अवेयर कुछ कुछ जगह पे वर्क नहीं करता है? ब्रांड नेम के अंदर गुड्स खरीदो तो बायर का लाइबिलिटी कि सेलर का? सेलर का। सेल सैंपल या डिस्क्रिप्शन के अंडर गुड्स खरीदो तो सेलर का। सेलर ने एक्टिवली कंसील किया, एक्टिवली कंसील मतलब जानबूझकर सच को छुपाना या कुछ फ्रॉड करना, टूटी फूटी चीज चिपका देना, तो किसकी गलती? सेलर की गलती। देन सेलर विल बी लाइबल। यहाँ पे कैविएट टेम्पटर विल नॉट वर्क। हाँ, बोलो। बोलना। डाउट है क्या? कुछ चला गया डाउट? ये कल आपको कौन सा क्वेश्चन बोला था रे मैंने? नहीं, बट कौन सा क्वेश्चन बोला था सॉल्व को? हाँ, ये एक्स कंसल्ट वाई, कोई जोर से रीड करेगा? रीड करो इधर, आकांक्षा रीड करो। एक्स कंसल्ट, एक्स कंसल्ट वाई वाला क्वेश्चन रीड करो जोर से। अनफिट बेटा, सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो। करेक्ट। इसका मीनिंग बता प्रियांक, क्या मीनिंग हुआ? थोड़ा जोर से बोल, सबको हिंदी में मीनिंग बता। एक्स ने वाई को पूछा, वाई कौन है? अच्छा नकुल बोल, चल एक्सप्लेन कर। शांति सुनो, हाँ। ओके, एक्स इज अ बायर ना? हाँ, करेक्ट। हाँ, कार चाहिए। नहीं बेटा, एक्स को कार क्यों चाहिए? एक्स को कार चाहिए फॉर टूरिंग पर्पस, पर्पस इज क्लियरली मेंशन, फॉर हिज सेल मतलब मोटर कार डीलर। एक्स ने वाई को पूछा, बोले सर आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट हो, मतलब हिलिंग एरिया पे टूर करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस। तो वाई को क्या करना था? वाई को अपना सेल बढ़ाना था, अपना सेल प्रमोट करना था। और वाई किसका डीलर है? सेंट्रो का डीलर है। तो वाई ने खुद का सेल बढ़ाने के लिए एक्स को क्या बोला? सेंट्रो अच्छी है, सेंट्रो गाड़ी बेस्ट है, सेंट्रो ले लो। तो अभी एक्स ने बेचारे ने मान लिया,
वाई का बात मान लिया और सेंट्रो खरीद लिया. नाउ द सेंट्रो इज अनफिट फॉर यूज फर्दर. उसका जो टूरिंग पर्पज है वो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, या गाड़ी बीच में एवरेज नहीं दे रही है, खराब हो रही है. इट इज नॉट फिट फॉर टूरिंग पर्पज. मुझे बताओ, क्या एक्स को वाई के अगेंस्ट कोई रिमेडी होगी? हाँ या ना? यस और नो? यस. हाउ, व्हेन, बाय, वेयर? बोलो. हाँ तू ही यश, तू ही, बाकी कोई नहीं बोलता. हाँ एग्जैक्टली. ही हैज क्लियरली मेंशन द पर्पस विच इज ऑलरेडी गिवन. जो क्वेश्चन में दिया होता है वो हमारा हमारे लिए फैक्ट होता है. क्या ये मेंशन है कि उसका पर्पस क्या है? टूरिंग है. तो उसने टूरिंग पर्पस, उसका पर्पस मेंशन कर दिया. डज ही रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट? सर आप ही बोलो. मतलब ही हैज रिलाइड अपॉन द जजमेंट. तीसरी कंडीशन क्या है? क्या वो कार डीलर स्पेसिफिकली कार में डील करता है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें डील करता है? सो ऑल दिस थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. यहाँ पे हु विल बी लाइबल देन? हु? बाय मतलब सेलर. यहाँ पे सेलर विल बी लाइबल. एक्स को क्या रेमेडी रहेगी बोलो? ये क्या कंडीशन का ब्रीच हुआ कि वारंटी का ब्रीच हुआ? टेल मी. कंडीशन का ब्रीच हुआ. कंडीशन का ब्रीच होने पे क्या करेंगे? बाय हैव रेमेडी टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट प्लस claim the damages. Can you frame the answer? You have to write these three conditions and then provision लिखो, fact of the case लिखो, conclusion लिखो. That's it. Frame the answer question number 3. Tomorrow मैं सबका आंसर देखूंगी. जिसने मैंने मंडे को बोला वो भी कल के लिए एक करके लेके आओ, एक होमवर्क बस. बोल. तीनों अप्लाई हो रहे हैं तो सेलर लाइबल है. कैविएट टेम्पटर लेट द बायर बी अवेयर, बायर विल बी लाइबल. कहाँ कैविएट टेम्पटर? क्या तो बेटा ये कंडीशंस अगर अप्लाई होते हैं तो देन बायर इज नॉट लाइबल, देन सेलर इज लाइबल ना. कैविएट टेम्पटर का अलग होता है. कैविएट टेम्पटर इज द फ्रेज वेयर लेट द बायर बी अवेयर, बायर को अवेयर होना चाहिए. ये तीन कंडीशन ऐसे हैं जहां पे बायर को अवेयर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बायर इज हिमसेल्फ रिलाइंग अपॉन समवन एल्सेस. So someone else will be liable, not the buyer. These are the conditions where seller is liable. So all the conditions are fulfilling and hence seller is liable, not the buyer. Buyer ने अगर खुद देख के लिया होता तो. मैंने एक क्वेश्चन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां पे एक बायर ने गुड्स खरीदा, मोटर कार खरीदी, और उसने बोला कि मेरे को मोटर कार का एक इतना इतना एवरेज चाहिए, और द स्पीडोमीटर वाज वर्किंग परफेक्टली. देन हु वाज लाइबल? बायर लाइबल था, क्योंकि ही कुड हैव चेक्ड, ही हैड मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ. बट यहाँ पे आंसर अलग है, बिकॉज बायर इज रिलाइंग अपॉन द सेलर.